स्वागत दोस्तों, बताएंगे दोस्तों एक दिन में कम से कम 1000 से ज्यादा अन्य पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों बताएंगे अलग अलग जिलों के अंदर भर भर कर कार्यकर्ताओं के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अपडेट सामने आई है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से जिले से ये बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंप में पहुंच गए राहुल गांधी। ट्रेनिंग कैंप में क्या क्या बयान देकर आए हैं राहुल गांधी। दोस्तों नेताओं से मुलाकात के बाद किस तरीके के संकेत दिए गए हैं। इसी के साथ में पंजाब के 5 बड़े दिग्गज नेताओं को दिल्ली में राहुल गांधी ने पर्सनल बैठक के लिए बुलाया। दोस्तों एक एक करके सबसे की गई है अलग से मुलाकात। बताएंगे कौन से नेता को आगे करने को लेकर चल रही है बड़ी तैयारी दोस्तों, और क्या किसी युवा को अचानक से मैदान में उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर तक दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लगातार सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मतलब यह है कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का होगा जोरदार तरीका मुकाबला, और अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करवा लेना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में बेशक विलय न कराया हो दोस्तों, लेकिन जमीनी स्तर पर जो स्थिति बन रही है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का विलय यानी टीएमसी का विलय कांग्रेस पार्टी में करा दिया है दोस्तों। क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों अलग अलग जिलों से अलग अलग जगह से ये खबरें सामने आ रही है, जहां पर टीएमसी के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होते चले जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि एक ही दिन में दर्जनों ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पलटी मारी है। दोस्तों सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले से सामने आती है, जहां पर पानागढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है दोस्तों, जहां पर जिला के अध्यक्ष देबस चक्रवर्ती के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। और पश्चिमी बर्धमान के हर ब्लॉक के अंदर इस तरीके का मामला देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ऐसा ही मामला बीते दिन ही आसनसोल जिले के अंदर देखने को मिला, जहां पर आसनसोल जिले के अंदर 50 कार्यकर्ताओं ने यानी 50 टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। वार्ड नंबर 43 में ये पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस की ओर से यह जानकारी दी गई है दोस्तों। और मामला यही नहीं रुकता, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा नगर के ब्लॉक 2 के अंदर एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है दोस्तों। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमीदुल हक ने एक बैठक का आयोजन किया और मीटिंग और बैठक के बाद फैसला लिया गया कि लगभग 200 ऐसे परिवार हैं जो पहले सदनपारा के अंदर ग्राम पंचायत से जुड़े हुए थे दोस्तों, और तृणमूल कांग्रेस के नेता मोनुरुद्दीन शेख से जुड़े हुए थे। लेकिन 100 फैमिली ने सिराज शेख और 50 फैमिली ने फजलुर रहमान के साथ साथ कई और नेताओं को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया है। यानी यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ऐसा ही एक मामला और सामने आता है बाराशाट से जुड़ा हुआ, जहां पर 18 नंबर वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष मानस रॉय चौधरी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है दोस्तों, जिसमें 100 के आसपास कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और इस पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस पार्टी ने दी है दोस्तों। और ऐसे में एक चीज जो क्लियर है वो ये कि लगातार कांग्रेस पार्टी को युवाओं का समर्थन मिल रहा है दोस्तों, और ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि भारी संख्या में भाग रहे हैं दोस्तों। खुद प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के एकमात्र दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने का फैसला लिया है। अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के समाप्ति और कांग्रेस पार्टी के बढ़ते प्रभाव के बाद ये बात तय हो गई है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के बीच का मुकाबला नहीं रहा है, अब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला है, यानी सीधी सीधी लकीर खिंच गई है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इसीलिए कार्यकर्ता अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में वापस लौट रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी गए थे दोस्तों। राहुल गांधी अभनपुर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दोस्तों। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और राज्य कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की और यहां पर उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारी और अन्य लोगों के साथ में बातचीत करते हुए लगभग 3 घंटे बिताए दोस्तों। जिसके बाद शिविर से वापसी के दौरान राहुल गांधी एयरपोर्ट जाते वक्त एक कॉफी शॉप में गए, जहां पर उन्होंने आधा घंटा बिताया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए 20 से 29 जून तक आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़ना। राहुल गांधी ने जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को लगभग 1.5 घंटे तक संबोधित किया दोस्तों, और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की, जहां पर उन्होंने जल जंगल जमीन जल संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन के पदाधिकारियों से भी बातचीत की दोस्तों। और दीपक बैज ने राहुल गांधी को पूरी जानकारी दी है। इस दौरे के दौरान पीसीसी के चीफ दीपक बैज ने राहुल गांधी को पार्टी की गतिविधियों, संगठन
संगठन की पहुंच और राज्य भर के अंदर जन मुद्दों पर किए गए आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी दी और राहुल गांधी सभी मुद्दे पर जानकारी लेते हुए दिखाई दिए। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा चलाए गए अभियान यानी जन आंदोलनों के बारे में, अभियानों के बारे में, संगठन विस्तार के बारे में, गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। दोस्तों फैसले से पहले बीते दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के 5 पांडव जो कहे जाते हैं, जिसमें राजा वड़िंग का नाम है, प्रताप बाजवा का नाम है, चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा के साथ साथ सिंगला का नाम है। दोस्तों और इन पांचों के पांचों नेताओं से लगातार एक के बाद एक बातचीत की गई और बातचीत इसलिए की गई क्योंकि राहुल गांधी पंजाब को लेकर जो फैसला लेना चाहते हैं उस पर आम सहमति बनाकर पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पंजाब के अंदर अगर एकजुट कांग्रेस चुनावी मैदान में दिख गई तो राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और अगर कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई नजर आई तो आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की बगावत एकमात्र रास्ता है जिसे राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहेगी, वरना तो सत्ता परिवर्तन होना डंके की चोट पर तय है। दोस्तों आप लोग अगर मानते हैं कि बात एकदम सही है और कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही है, दोस्तों यही बड़ा कारण है कि 10 जनपद रोड में यानी सोनिया गांधी आवास पर लगातार इन नेताओं की बातचीत चल रही है। यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के आवास पर इनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब मैसेज भेजना चाहते हैं कि पार्टी आला कमान इस मामले को लेकर फैसला ले रहा है और कोई भी नेता इधर से उधर नहीं जाएगा, सबको मिलकर पंजाब में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है। अगर आप भी मानते हैं कि एकजुट कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जीत की गारंटी है, जितना कांग्रेस एकजुट होगी उतना बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी आम जनता हर 5 साल में पंजाब के अंदर सरकार बदल देती है दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद करनी चाहिए कि राज्य में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन एक ही शर्त है, अगर पार्टी पूरी तरीके से एकजुट रही और गुटबाजी कहीं देखने को नहीं मिला तो जी से कोई नहीं रोक सकता। और यह मंत्र कांग्रेस पार्टी आला कमान को पता है दोस्तों। जैसा हिमाचल में पार्टी ने अपने पूरे गुटों को एकजुट कर लिया था और राज्य के अंदर सरकार बना ली थी। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अकोला जिले के पतूर नगर पालिका के नतीजे सामने आए। दोस्तों इस नगर पालिका के अंदर 20 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें 8 सीटें वंचित बहुजन अघाड़ी ने जीता और 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीता और 2 मात्र सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दोस्तों कुल मिलाकर वंचित बहुजन अघाड़ी कई क्षेत्रों के अंदर मजबूत है, उसमें से एक क्षेत्र ये भी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में भविष्य की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मूर्खों की जमात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। दोस्तों ये निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर एक टिप्पणी कर रहे थे पवन खेड़ा। दरअसल उन्होंने ये बात जो बोली है दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा जो मामला है वो ये कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी की तरफ से शहर के एक प्रमुख सड़क सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड रख दिया और कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को मूर्खों की जमात बता दिया। और ये भाजपाइयों की हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी के बीच में फर्क ही नहीं पता इन जाहिलों को, यानी भाजपा वाले इतने जाहिल है कि इनको हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी के बीच का अंतर नहीं पता। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार या बीजेपी से जुड़े लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने हुसैन सोहरावर्दी का नाम हटाकर गोपाल मुखर्जी के नाम पर रख दिया दोस्तों। यानी आजादी के टाइम में जो डायरेक्ट एक्शन डे वाला मामला सामने आया था, जहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों के जमकर उत्पीड़न हुआ था दोस्तों, एक तरीके से आपस में हिंसा भड़की थी और हिंसा इतना ज्यादा गंभीर था कि बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी दोस्तों। इसमें हुसैन सोहरावर्दी का नाम काफी आगे आता है, जिसने ये सारी हत्याएं की दोस्तों। ऐसे में हुसैन सोहरावर्दी के नाम से रोड का नाम था, ये बीजेपी के लोगों का दावा है दोस्तों। और कोलकाता के म्युनिसिपैलिटी ने नाम बदलकर गोपाल कांडा यानी गोपाल मुखर्जी के नाम पर रोड का नाम कर दिया दोस्तों। इसके बाद पवन खेड़ा ने कहा कि अरे जाहिलो, जिस सोहरावर्दी के नाम पर इस जगह का नाम था वो सोहरावर्दी हसन सोहरावर्दी थे और हसन सोहरावर्दी वो थे जिनके नाम पर ये सड़क का नाम रखा था और वो कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी वाइस चांसलर थे। उनके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुलपति बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी उनसे पहले इस पोस्ट पर रह चुके हैं। लेकिन पूरा राजनीतिक ज्ञान विज्ञान आपको इस तरह की बातें नहीं सिखाता, यानी भाजपाइयों को पता ही नहीं है दोस्तों कि किस व्यक्ति के नाम पर सड़क का नाम था। यानी हुसैन सोहरावर्दी नहीं बल्कि हसन सोहरावर्दी के नाम पर सड़क का नाम था, जो बंगाल के शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट थे और आर्ट के क्रिटिक थे और फॉर्मर वाइस चांसलर थे, यानी दोस्तों दिग्गज थे अपने टाइम के, और उनके नाम पर सड़क का नाम था। लेकिन उसे बदलकर बीजेपी ने गोपाल मुखर्जी के नाम पर कर दिया दोस्तों, और बीजेपी को लगा कि ये हुसैन सोहरावर्दी के नाम पर रोड का नाम रखा गया है। यानी इतना भी ज्ञान इनको नहीं है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हर जगह केवल आपसी विवाद के मुद्दों को तूल दिया जाता है, यहाँ पर बीजेपी वही कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ
शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि कुछ बागी सांसद पार्टी के संपर्क में है क्योंकि वे अपने चुनावी क्षेत्र में जनता के आक्रोश से डरे हुए हैं। राउत ने कहा कि ऐसे सांसदों में कम से कम 2 के साथ अभी बातचीत चल रही है। पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा के सदस्य ने यह भी कहा कि अगर सांसदों को लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई है तो उनसे बातचीत की जा सकती है। राउत ने दावा किया कि 2 सांसदों के साथ अभी बातचीत चल रही है। संजय राउत ने कहा कि कुछ सांसद अभी भी हमारे संपर्क में हैं और वे अपने क्षेत्र की जनता के आक्रोश से डर चुके हैं और वो लोग वापस से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना नाम का अब कोई गुट नहीं बचा, शिवसेना नाम का केवल एक ही गुट बचा हुआ है, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे और दूसरी शिवसेना अब नहीं बची। इस पर संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर निशाना साधा दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कोई गुट नहीं बचा। संजय राउत ने कहा कि आप जितना अधिक शिवसेना यूबीटी का अपमान करेंगे राज्य के लोग आप लोगों का उतना ही विरोध करेंगे और आप जितना अधिक शिवसेना यूबीटी का अपमान करेंगे विरोध होता रहेगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से सभी बागी सांसद अभी शिवसेना यूबीटी के साथ में है और इस मामले में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का कोई आदेश नहीं आया है। यहां तक कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि वे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि 6 सांसदों ने ये नहीं कहा कि उन्होंने शिवसेना यूबीटी छोड़ दी है, लेकिन वे लोग पार्टी की बैठक में शामिल हुए जिसे विप जो उनके ऊपर लगाया गया था उस विप का उन्होंने उल्लंघन किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, तो नोटिस भी इनको दे दिया गया है। तो पूरी तरीके से दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल इन लोगों के खिलाफ है। दोस्तों शिवसेना यूबीटी ने पूरी तरीके से गर्दन पकड़ी हुई है। अगर ये इधर से भागने की कोशिश करेंगे तो इन पर विप लगाकर सीधा दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर दरअसल तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस के पास 1200 करोड़ की संपत्ति है जिसे कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और घूम फिरकर कहे तो ये पूरा पैसों का खेल है दोस्तों। और जो बड़ी अपडेट है वो ये कि पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आया जब तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया गया दोस्तों। यानी इन खातों से 440 करोड़ रुपए जो जमा हो रखे हैं उसको निकाला नहीं जा सकता। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में पार्टी के कुछ अन्य खातों को भी इस तरीके से बैन किया जाएगा। कुल मिलाकर 400 करोड़ का ये एक खाता बैन किया गया है, ऐसे और भी खाते बैन किए जाएंगे। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के पास 1200 करोड़ की संपत्ति है दोस्तों और कोई 1200 करोड़ की संपत्ति को हथियाने के तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक ऋतव्रत बनर्जी समर्थक 10 विधायकों ने खाते में जमा राशि के स्रोत को लेकर शिकायत दर्ज कराई है दोस्तों। इन विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत साइबर अपराध पुलिस थाने में FIR दर्ज करने की मांग की है दोस्तों। और शिकायत में खातों में मौजूद रकम के स्रोत यानी पैसा कहां से आ रहा है इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया गया और पैसे लेने देने यानी वित्तीय लेन देन का मामला भी दर्ज करने के लिए बोला गया दोस्तों। ऐसा सब कुछ जो हो रहा है ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि क्यों और कौन लोग ये करवा रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट इस तरफ दोस्तों जहां पर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लगातार रस्साकसी जारी है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पंजाब के अंदर गुटबाजी कम करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में गुटबाजी कम तो हो रही है लेकिन एक जो नया विवाद सामने आ रहा है दोस्तों वो ये कि पार्टी के नेताओं के नाम से एक वायरल कराया जा रहा है पत्र दोस्तों। इसमें दावा किया जा रहा है कि फलाने व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है, दूसरे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है और इस तरीके की चर्चाएं चलती रहती है दोस्तों। ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं पंजाब पुलिस और DGP से मांग करना चाहता हूं कि इस मामले पर कार्रवाई करे। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम दिखाया दोस्तों जिसमें दावा किया जा रहा था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है और सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हालांकि दोस्तों ऐसा कोई आदेश कांग्रेस पार्टी ने जारी नहीं किया। इसके बावजूद विपक्ष के लोग जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरीके का माहौल बना रहे ताकि आपस में फूट पड़ जाए। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लोगों की एक बड़ी साजिश है दोस्तों। राज्य के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट ना हो, तो इस तरीके के जो पोस्ट कराए जा रहे हैं आप लोग जानते हैं कौन सी पार्टी की तरफ से कराए जा रहे होंगे। और सबको पता है कि पंजाब में एकजुट कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस पार्टी को मुद्दा भी नहीं उठाना, केवल अपनी एकजुटता दिखा देनी है। आम जनता वोट देने के लिए तैयार है दोस्तों। ऐसे में पंजाब को लेकर तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा कि किस दिशा में पंजाब आगे बढ़ रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव के अंदर चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बेलोटी गांव पहुंचा जहां पर नेताओं ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और इस मामले को लेकर जानकारी ली दोस्तों। मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने गाँव में पहुंचकर भरत तिवारी के परिवार के सदस्य और स्थानीय लोगों से बातचीत की। नेताओं ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी
की ओर से भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिले के कांग्रेस नेताओं की एक जांच टीम गठित की गई है, जिसे बेलोटी भेजा गया है। और उन्होंने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीण और स्थानीय लोग और परिजनों से बातचीत की है और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जांच टीम अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। दोस्तों, राजेश कुमार ने कहा कि भरत तिवारी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों की आवाज बनकर उभरे थे जो बाढ़ और विस्थापना की समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जवनिया क्षेत्र के विस्थापित और कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे भरत तिवारी को इस तरीके के अंजाम का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार और प्रशासन की नीति पूरी तरीके से आम जनता विरोधी है और इसीलिए दोस्तों भरत तिवारी के साथ कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनाव में इंडिया ब्लॉक के दूसरे उम्मीदवार प्रणव झा की हार के कारण की जांच करने का आग्रह किया है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इंडिया गठबंधन को लेकर एक बात कही है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का क्योंकि हेड है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री, तो उनसे बोला गया है कि आप एक बार देखिए कि कहां पर क्यों क्या हो गया जिस कारण से हमारा उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन का दूसरा उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। झारखंड में सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्योंकि राज्य के अंदर नेतृत्व है, तो वही तय करेंगे कि आखिर किस स्थिति में गठबंधन की बैठक हुई और क्या कुछ निकलकर सामने आया और भविष्य में आखिर क्या कुछ करना है। और अब देखते हैं जांच पड़ताल करवाई जाती है या फिर कुछ और कदम उठाते हैं मुख्यमंत्री। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो आग्रह कर दिया गया है। इसी के साथ में बिहार का भरत भूषण तिवारी हत्याकांड मामला अब एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। दोस्तों, अपडेट जो है वो ये की बिहार के भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर, एनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा पहुंचा है। दोस्तों, वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है और एनकाउंटर के मामले को लेकर जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, पुलिस वाले शामिल थे, उन पर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग की गई है। हालांकि इन लोगों को केवल सस्पेंड किया गया है, जो काफी गंभीर मामला है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट को इस मामले पर एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर सुनवाई के तहत आदेश जारी करना चाहिए, ताकि एक उदाहरण बने कि कोई भी सरकार किसी भी ऐसे रास्ते चलते व्यक्ति का एनकाउंटर ना कर दे, यानी उसको अपने हिसाब से दोषी ना करार दे दे। अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट का दखल जरूरी है और उन सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने गोली मारी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन करके जानबूझकर एक व्यक्ति के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस पूरे मामले में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर योगी आदित्यनाथ का जमकर अपमान हुआ। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी नाराज हो गए। दोस्तों, उनकी नाराजगी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंच पर सिटिंग व्यवस्था को लेकर नाराज हो गए एमएलए और उन्होंने कुर्सी फेंक दी दोस्तों और वहां से चले गए। हालांकि कुछ देर के बाद लौटकर वापस कार्यक्रम में शामिल हो गए जब योगी आदित्यनाथ ने इनको बुलाया। ऐसे में दोस्तों, एक बात जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है वो ये कि बीजेपी में जोरदार तरीके का बवाल है दोस्तों, और धीरे धीरे करके सब लोग अब चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो अपना विरोध भी प्रकट करने लगे हैं। इससे पहले कई सारे विधायकों ने खुद अलग अलग गुट बनाकर बैठक की थी। अब मंच पर अगर इस तरीके का विरोध कर रहे हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के कंट्रोल में नहीं है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा ही और चुनाव नजदीक आते चले जाएंगे तो इसी तरीके से नेताओं में हिम्मत बढ़ने लगेगी दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत जो चल रही है वो और ज्यादा खुलकर एकदम से सबके सामने आने जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे थे डीके शिव कुमार के नारे। इस मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए और कहने लगे कि तुम लोग ऐसी बातें मत करो, मैं कार्रवाई कर दूंगा अगर इस तरीके की हरकतें करोगे तो। दरअसल कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही कार्यकर्ता पर भड़क गए दोस्तों। उन्होंने यहां तक ही उन्हें बेकार बता दिया और ढूंढ ढूंढ कर कार्रवाई करने की बात कह दी। दरअसल कर्नाटका के अंदर केपीसीसी बेंगलुरु ने संकल्प समावेश कार्यक्रम का आयोजन किया था दोस्तों, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और राज्य के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कई और लोग मौजूद थे दोस्तों। लेकिन जब मंच पर खड़े थे मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे तब डीके शिव कुमार के नारे लग रहे थे दोस्तों। इस बात को लेकर भड़क जाते हैं और कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर धमकी देते हुए कह देते हैं कि अगर इसी तरीके की नारेबाजी करते रहे तो मैं देखूंगा कि कौन है ये जो डिसिप्लिन तोड़ रहा है, फिर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी कार्यकर्ताओं को हड़काया गया दोस्तों, तब जाकर ये लाइन पर आए। साथ ही साथ वाराणसी में करीब 1000 साल पुरानी शाहिदा मस्जिद को तोड़ने के लिए रेलवे ने नोटिस चिपका दिया है दोस्तों। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों में हो रहे विध्वंस और खतरे को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे कार्यों को तुरंत रोकने का आह्वान मैं करता हूं। चेतावनी दी है कि अगर भारत का यही हाल रहा तो भारत के अंदर विघटन और स्थायी अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने ऐसे कार्यों को तुरंत रोकने और अल्पसंख्यकों के अधिकार और साझा संस्कृति के विरासत की रक्षा करने का आग्रह किया दोस्तों।
दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाब दिया गया और इसे पूरी तरीके से इलीगल बताया गया। दोस्तों ऐसे में एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर विवाद और ज्यादा आगे बढ़ गया है। दोस्तों भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए इस तरीके के बयान का खंडन करते हुए कहा गया कि यह हमारा आंतरिक मामला है, इस पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया बयान भारत की छवि खराब करने वाला है और कहीं ना कहीं दोस्तों जमकर आलोचना भी की गई है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर राम मंदिर के चंदा चोरी से जुड़े मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी टिप्पणी की है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल एक वीडियो जारी करते हुए कहते हैं कि चंदा चोरी में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बड़े बड़े नाम शामिल है, कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर जाएगी। यानी अयोध्या के अंदर सरकार गिरने का दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है दोस्तों इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इसी तरीके का दावा करते हैं दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2027 के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा दोस्तों, खासकर ये जो चंदा चोरी का मामला है। क्योंकि बीजेपी के लोग मंदिर बनाने की बातें करते हैं, आप सबको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के लोग आखिर इतनी ज्यादा जोर शोर से मंदिर यहाँ बनाएंगे वहां बनाएंगे ऐसा क्यों बोलते रहते हैं। जब बीजेपी के लोग मंदिर बनाने की बातें करते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो हिंदुत्ववादी संगठन जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग इतने बड़े कांड में पकड़े जा रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों। इसी के साथ में मोदी सरकार की विदेश नीति भारत प्रथम नहीं बल्कि विनाशकारी पीआर प्रथम है और बीजेपी सरकार के पीआर को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारे सवाल पूछे दोस्तों, जिसका जवाब बीजेपी के एक नेता के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये मामला काफी गंभीर है, इसमें कोई दूर दूर तक दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है बदलाव का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी विदेश नीति के बारे में आम जनता को बताना चाहिए कि बीजेपी की विदेश नीति हमेशा फेल ही क्यों हो जाती है, तो लिखकर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए।